Good afternoon. Hello. Today's my topic is hypertension. The word hyper is mean more than the normal. It's hyper. If the tension is hyper, then it means the tension become increase. So that is my topic today, and I am Muhammad Arshad Yaqub, assistant professor in Faculty of Pharmacy, Hamdard University, Karachi. Before understanding about the hypertension, I just tell you about the blood pressure. What is a uh, blood pressure? Pressure, this is a type of the force, and if I tell you about the blood pressure, it means it's a force that exerted by the blood against the wall of the blood vessels. And about hypertension, the abbreviation is HT is a long term medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated. It can lead to severe complication and increase the risk of heart disease, stroke, and finally is death. Hypertension is often called the silent killer because it is frequently asymptomatic, meaning without symptom until it has become severe and damage to organ have occurred. क्यों कहते हैं भाई इसको साइलेंट किलर हाइपरटेंशन को? इसलिए कि इसमें बाज़ औक़ात कभी कोई सिम्टम डेवलप नहीं होते। अब सिम्टम डेवलप नहीं होने का मतलब ये हुआ, अच्छा ये हमेशा नहीं, हाइपरटेंशन में सिम्टम डेवलप भी होते हैं, जैसे कभी पेन होता है, हेडेक होता है, और वो हेडेक आम पैनाडोल या इस तरह की पेन किलर से रिलीव नहीं हो, तो इससे भी पता चलता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो पेन हो रहा है। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सिम्टम डेवलप्ड हो, कभी विदाउट पेन और विदाउट एनी अदर सिम्टम ये हाइपरटेंशन भी रहती है और हमें इसका पता नहीं चलता, और वो अंदर ही अंदर जो हाइपरटेंशन है वो हार्ट को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए जब देखें सिम्टम का जब पता चलता है तो हम डिजीज़ का पता चल जाता है उसकी मदद से। अगर सिम्टम ही नहीं हो, जिसको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, तो उसका बीमारी का पता नहीं चलेगा और अंदर अंदर क्या बीमारी हो रही है, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये बताया गया है कि भाई क्या क्या रिस्क हैं, रिस्क फैक्टर्स और रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर, ये जो आप ग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर है। और ये अगर यहाँ से चलाएं, क्लॉकवाइज में चलें, तो ये 5 रिस्क फैक्टर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर 1, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। और ये जो कि आजकल हमारा हो गया यहाँ पे कि यूजुअली लोग बैठे हुए होते हैं और बैठे हुए ये अपनी जॉब कर रहे होते हैं, बैठे हुए जो घरों में बैठे हुए कंप्यूटर के आगे या टीवी के आगे इस तरह चल रहा होता है। और आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं, और अगर उसी में ही देखें, पहले तो आप लोग बाहर जाते थे, क्लासेस भी अटेंड करें, आना जाना लगा हुआ है, लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बाहर जाके हॉकी खेल रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, फुटबॉल, इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ चलती थी, फिजिकल गेम्स होते थे। तो वो लाइफ स्टाइल अब हमारा ख़त्म हो गया है, बैठने वाले लाइफ स्टाइल हो गया है। तो ये जो है एक रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन का। सेकेंडली देखें, ओबेसिटी, वेट किसी का अगर इंक्रीज होता है और ओवरवेट होता है, जिसको कि मोटापा भी कहते हैं, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और बॉडी इंडेक्स इसमें अगर मोर देन 25 है, मोर देन 25 का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 25 ये जो जो बॉडी का जो हमारा इंडेक्स होता है, मास इंडेक्स होता है, उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अगर वो 25 से ज़्यादा हुआ तो ये रिस्क फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाता है। अदर रिस्क फैक्टर जो है वो है सॉल्ट,
और सॉल्ट में स्पेशली जो सोडियम के सॉल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड इस तरह के, तो ये भी एक इसकी ये भी एक सेंसिटिविटी होती है और ये भी एक रिस्क है। और फिर ज़ाहिर है कि एक वैसे भी मना है। और अल्कोहल और ये जो स्मोकिंग है, ये बहुत ही नुकसानदेह है और ये हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, जो कि हाइपरटेंशन का मौजब बनती है। और फाइनली जो बताया हुआ है मैंने वो लाइफ फैमिली के मुतालिक बताया। फैमिली के किस तरह से एक फैमिली टू फैमिली ये है ट्रांसफ़र भी होता है, इनहेरिटेंट जो है। और अगर किसी वालिद को है या वालदा को है, इसी लिहाज से पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो है दोनों से ही ट्रांसफ़र भी होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं जो कि रिस्क फैक्टर में आती हैं, तो वो मैंने थोड़ी सी स्लाइड में डिस्कस की है। तो फैमिली हिस्ट्री जिसको कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जी ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज बताई हुई हैं। अच्छा, ये ब्लड की जो कैटेगरीज है इस डिपेंड अपॉन द एसोसिएशन। दिस इज बिलोंग टू दिस blood pressure categories belong to the American Heart Associations. He explained the categories of normal, elevated, high blood pressure, stage 1, stage 2, and then this hypertensive crisis. सो ये देखें ब्लड प्रेशर कैटेगरीज हो गई जो लेफ्ट साइड में हो गई। फिर इसमें एक तरफ सिस्टोलिक जो दिया गया है ब्लड प्रेशर, और इस तरह डायस्टोलिक। ये दोनों सिस्टोलिक वो जिसको ऊपर का नीचे का भी ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसमें कुछ एंड और भी करके दिया गया ताकि बताएं कि ये एंड आएगा, ये और भी आएगा, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर को इसी कैटेगरी में शुमार किया है। जैसे according to American Heart Association, the normal range of the blood pressure categories of systolic, that is less than 120 millimeter mercury, and the diastolic should be less than 80 millimeter mercury. So that should be the normal range. And what about the elevated? Is a yellow color, as I mentioned here. Is it is systolic 120 to 129 millimeter mercury, and that is also less than 80. The diastolic, no changes in the diastolic, but if it increase in systolic blood pressure more than 120, a little bit, it's little increase, 120 to 129, I saying that is क्या is called elevated, जिसको कहते हैं बढ़ा हुआ है। भाई ये ब्लड प्रेशर तो थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब कितना बढ़ा हुआ है? बढ़ा हुआ है कि ज़्यादा 120 से ज़्यादा है तो उसको 129 तक है तो कहते हैं बढ़ा हुआ है। लेकिन जब 129 से ज़्यादा हो जाए, 130 टू 139 हो गया, देन आई कॉल्ड इट, और द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, एंड दैट इज इन स्टेज 1। Here also the diastolic blood pressure also increase 80 to 89, or it means if diastolic can increase or systolic can increase in this range 130 to 139 or 80 to 190, anyone or both, so then it is called high blood pressure. That is stage 1. And what about in stage 2? This increase more than 140 or higher, or that is 90 or higher, the diastolic more than 90, and systolic more than 140, that is or means any one of them or both, then it's called high blood pressure and hypertension stage 2. And then the last stage, that is called hypertensive crisis. Consult your doctor immediately for this condition, and this is more than 180, systolic more than 180, and an or higher than 120, the diastolic, that is too much, and this is a hypertensive crisis. This chart explained or recommended by
American Heart Association. And other chart, that is Joint National Committee, Joint National Committee, abbreviation JNC, JNC, Joint National Committee. Other side, in the other slide also I just write the abbreviation like JNC 7 or JNC. You just understand it's called the abbreviation of Joint National Committee. The guideline for hypertension, what they said, that normal blood pressure if less than 120, and the less than 80, the systolic, this is, and this is diastolic less than 80, so this is normal. And pre-hypertension, systolic 120 to 139, or diastolic 80 to 89. Stage 1 hypertension 140 to 159, systolic, or diastolic 90 to 99. And stage 2 hypertension more than 160, systolic blood pressure, and diastolic blood pressure more than 100. That is chart by Joint National Committee. Now, for those patient with diastolic pressure or 80 to 89 millimeter, just increase the size. For those patients with the diastolic pressure 80 to 89 millimeter mercury, or systolic pressure of 120 to 139 this is millimeter mercury, this means what? This means diastolic pressure of 80 to 89 Hg, or systolic blood pressure of the 120 to 110 millimeter mercury, that is pre-hypertension. No drug treatment is indicated unless the patient has a compelling indications. However, lifestyle modifications such as weight reductions and dietary sodium reduction, or increased physical activities, and moderation of alcohol consumption should be initiated. तो शुरू में क्या करना है कि मेडिसिन डायरेक्ट नहीं लेनी, शुरू कर देनी। अगर कुछ अगर शुरू का जो जो कह लें हम प्री हाइपरटेंशन से, बल्कि उसको हम डाइट के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए, अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस के ज़रिए, मॉडिफिकेशंस के ज़रिए, या डाइट को कंट्रोल करके सोडियम की इंटेक जो है उसको डिक्रीज़ करके, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करके, या ये अगर अल्कोहल या स्मोकिंग है तो उसको छोड़ के ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ हाइपरटेंशन देख लीजिएगा। वैसे हेयर जस्ट टू टाइप ऑफ हाइपरटेंशन आई मेंशन हियर, दैट इज एसेंशियल, or is called primary hypertension, and secondary hypertension. The primary hypertension, for 95% of the people with the high blood pressure, the cause of their hypertension is unknown. This is called essential or primary hypertension. So 95% people जो है इस प्राइमरी हाइपरटेंशन उनको पता ही नहीं होता कि उनको हाइपरटेंशन है कि नहीं, अननोन होती है। और यूजुअली पीपल विद एसेंशियल हाइपरटेंशन हैव नो सिम्टम्स, सिम्टम्स ही नहीं आ रहे होते सारे, उनको पता नहीं होता, बट यू मे एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट हेडेक, टाइटनेस, डिजीनेस और नोज ब्लीड। ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि शायद इसमें कभी कभी डेवलप हो जाती हैं। या तो हेडेक होगा, टाइटनेस से थकान हो जाती है, चक्कर आ रहे होते हैं, या नाक से खून भी आ रहा हो। तो उससे भी ये है कि कभी कभी जब अलामतें होती हैं तो उससे ये पता चलता है, वरना कभी अलामत नहीं होती, यूजुअली तो नहीं होती हैं जो एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन में। और ये एज के लिहाज से देखें तो 35 एज में से ये शुरू हो जाता है। इससे और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो इसके कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज़ फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, लाइफ स्टाइल, smoking, stress, and high intake of sodium. Then the second one, the secondary hypertension. When a cause can be found, the condition is called secondary hypertension. Example, renal disease or any other disease.
ऑनसेट दिस एज इज 30 to 35। क्या है जी इसमें कि इसमें रीनल की वजह से, किडनी की वजह से, जो डिजीज़ उसकी जो डिजीज़ होती है उसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसको जो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, यहाँ पे कॉज बताई गई है जी। अब कॉज है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इथियोलॉजी बताई थी। इथियोलॉजी में बताया जाता है कि वो उसको कहें कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। क्या क्या हाइपरटेंशन की कॉज है? उस कॉज में जो है आ, सबसे पहले बहुत से मुख्तलिफ बताए गए हैं, जैसे कि अभी इसमें बताया था कि किडनी की वजह से हो जाता है। द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज ऑफन नॉट नोन, बट अराउंड 1 in every 20 cases of hypertension is the effect of the underlying condition of medications or medication. Chronic kidney disease, the abbreviation of chronic kidney disease, CKD. Chronic kidney disease is a common cause of high blood pressure because the kidney do not filter out fluid. This fluid excess lead to hypertension. अच्छा जी, किडनी में क्या होता है? किडनी में हाई ब्लड प्रेशर इससे किडनी की वजह से होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से। उसमें क्या होता है कि किडनी ज़्यादा फिल्टर नहीं कर रही होती फ्लूइड को सही तरह, और वो फ्लूइड जो है, उस फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर बनता है और उसको फिर हाइपरटेंशन हो जाती है। और ये देखिए सेंटर में अगर हाइपरटेंशन को देखें, ये हाइपरटेंशन है, और हाइपरटेंशन के साथ कुछ कुछ कॉजेज़ हमने सराउंडिंग है हमने बता दिए कि कौन कौन से सराउंडिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड चलेगी, फिर से देख लीजिए ये स्लाइड। द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज ऑफन नॉट नोन, अराउंड 1 in every 20 सेकेंड ऑफ द हाइपरटेंशन इज इफेक्ट ऑफ द अंडरलाइन कंडीशन ऑफ मेडिकेशंस। याद रखिएगा। जैसे ओबेसिटी में अगर हम शुरू कहीं से भी कर दें, हाइपरटेंशन ओबेसिटी, इनकी यानी वेट इंक्रीज हो जाता है, ओवरवेट, इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटीज़ में जो एक्टिविटीज़ कोई जो है हमारी ना हो रही हो, अल्कोहल को लेना, या स्मोकिंग जो इधर आ जाता है वो स्मोकिंग जेनेटिक की भी हो सकता है, और जो ख़ानदानी जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। लो पोटाशियम एंड कैल्शियम मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम कैल्शियम और पोटाशियम लो हो जाए, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, सॉल्ट की वजह से, सॉल्ट इनटेक और स्पेशली सोडियम। तो ये जो है कुछ हमारे कॉजेस हैं जो कि मेन कॉजेस ओबेसिटी के, और जो हाइपरटेंशन के, जो कि ओबेसिटी से शुरू किया मैंने, सॉल्ट तक लेके गया। अदर कॉजेज में जी और कॉजेज हैं, वो क्या है जी? द मोस्ट कॉमन कॉज सभी बता दिया, हाइपरटेंशन इज द abnormality इन द आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द किडनी। किडनी को जो सप्लाईज की जा रही है ब्लड जो है आर्टरीज जो किडनी में जा रही होती है, इसकी वजह से भी ये हाइपरटेंशन हो जाती है। और अदर कॉज इंक्लूडिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग स्लीप, एयरवे को किस तरह अगर रुकावट हो जाए सोने के दौरान, इससे भी बढ़ सकता है। डिजीज एंड ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, ये हो गया जी। हार्मोन एबनॉर्मलिटीज जैसे थायराइड डिजीज, एंड टू मच सॉल्ट एंड अल्कोहल इन द डाइट। And drug can cause secondary hypertension, including over-the-counter medication like NSAIDs, TCA and MOs। देखिए कुछ ये कुछ मेडिकेशंस अगर लेते हैं और ओवर द काउंटर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हों, तो इनकी वजह, ड्रग्स की वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाती है। इसमें एनसेड्स भी हैं, टीसीए हैं, एमओए इनहिबिटर्स हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, एस्ट्रोजन इनटेकिंग में भी हो सकती है, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिक्स, ओरल खास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक मेडिकेशंस लेते हैं अगर, या ड्रग इंड्यूस हाइपरटेंशंस के लिए लें, तो उन सब से जो है ये कॉजेस हैं किसके? हाइपरटेंशन के। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज, ये देखिए हमने एनोमेमिक चैप्स
CHAPS, इससे ज़्यादा कि चैप्स, चैप्स ऐसी वर्डिंग है जो जैसे हम कुछ चीज़ें इसकी कॉजेज़ के बारे में हम उसको जान लेते हैं। और फॉलोइंग द अप ऑन द सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन, कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ भी हैं इसके बताए गए हैं कि हाइपरटेंशन के क्या क्या हो सकते हैं। वो जो है एब्रीविएशन याद रखें चैप्स के, और फिर उसमें से कौन कौन से हो सकते हैं। कॉजिंग सिंड्रोम्स हैं, इसकी वजह से भी हो जाता है। हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म्स, इसको ए कौन सिंड्रोम भी कहते हैं। आउटा को आर्चिटेशंस, इसकी वजह से भी हो सकते हैं। एंड फ्यू क्रोमोसाइटोमा, साइटोमा या स्टेनोसिस और रीनल आर्टरीज, ये भी एक सेकेंडरी कॉजेज हैं हाइपरटेंशन की। तो ये भी आप इसको सेकेंडरी कॉजेज का अगर हम पूछ लें तो आप ये 5 कॉजेज इसको चैप्स के शॉर्ट करके बताए हैं, इससे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, कॉम्प्लिकेशंस मींस हाइपरटेंशन में क्या क्या जो मसले मसाइल हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। पहले तो हाइपरटेंशन है, उसको कंट्रोल कर लिया ऐसे ही, उसके बाद जो कुछ वो बीमारियां हो जाती हैं जिसको और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और तो वो हाइपरटेंशन की वजह से होती हैं। अगर हम यहाँ से चलाएं तो सबसे पहले किडनी फेलियर देख लें। तो किडनी फेलियर में डैमेज ब्लड वेसल इन द किडनी कैन नॉट इफेक्टिवली filter your blood, resulting in a dangerous accumulation of fluid and waste. First of all, this one, then blood vessels damage, atherosclerosis. Hypertension is a leading cause of atherosclerosis and the artery narrowing process that can be result in the heart attack and stroke. The third one, brain stroke. Reduced blood supply to the brain can lead to rapid loss of brain function or stroke. Then here you see, okay, that is the kidney, that is found on the blood vessels. You see here first kidney, then there is blood vessels, then is brain stroke, is his brain here, and twice here is vision loss. Vision loss hypersensitivity, that is retinopathy. High blood pressure can damage blood vessels in the retina, resulting in the loss of vision. So hypertension also affect on the or complication here in the eye, the vision loss. Then here heart. What about in heart? Heart attack. Hypertension causes the heart to pump against high blood pressure, making it work harder than the necessary. Over time, this causes the heart muscles to thicken and restricting blood flow, which can lead to the heart failure. And here bone. So what effect on the bone? Bone loss. High blood pressure may increase the amount of the calcium in your urine. That excessive elimination of the calcium may lead to loss of bone density. That is this disease called osteoporosis. So these 6 complication. Okay. Then treatment and care. There is a main portion for the pharmacist to know about the treatment. The two kind of treatment. First is called the pharmacological treatment, or that is called the pharmacotherapy. And other treatment is non-pharmacological, that is change your lifestyle and diet and other things, is called non-pharmacological. So first of all, I just tell you about the non-pharmacological. Here, lifestyle modification.
Lifestyle modification, the dash, in simply dash, DASH, you can remember dash diet. Dash diet mean dietary approach to stop hypertension. D for dietary approaches stop hypertension. So that is dash diet is a lifelong approach to healthy eating that's designed to help treat or prevent the high pressure hypertension. The DASH diet encourages you to reduce the sodium in your diet and eat a variety of food rich in the nutrient that help the lower blood pressure, such as the potassium, calcium, and magnesium. And DASH diet include lot of whole grain, fruit, vegetables, and low fat dairy products. And the DASH diet also includes some fish, poultry, and like egg and the chicken and legumes, and encourage a small amount of the nuts and seeds a few times a week. And you can eat red meat, sweet and fat in a small amount, not in a large amount. And the dash diet is low in saturated fat and cholesterol and total fat. सो ये चीज़ें आप शॉर्ट रखेंगे, बिल्कुल कम कर देंगे रेड मीट को, शक्कर को, स्वीट है या फैट है वो स्मॉल क्वांटिटी में रखें। और या फिर बहुत ही इससे अगर जो सैचुरेटेड फैट है या कोलेस्ट्रॉल है अगर लेना है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, अदरवाइज तो ना लें। और जो चीज़ें लेने की वाली ये बताया कि फ़िश है, चिकन है, इस तरह की चीज़ें, नट्स हैं, कुछ ले लें। तो ये लाइफ स्टाइल भी चेंजेस हैं और डाइट से किस तरह चेंज किया है, डाइट को अपना कंट्रोल किया। अब जहाँ आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। और ये ज़ाहिर गाइडलाइन जो है जेएनसी गाइडलाइन, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था, इनके मुताबिक जो है डाइट सबसे पहले डाययूरेटिक, डाययूरेटिक्स के तौर पे जो कि तीन डाययूरेटिक यहाँ का जिक्र किया गया है। एक थायजाइड डाययूरेटिक, लूप डाययूरेटिक एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। Thiazide diuretics are there, the diuretics and currently recommended as the initial therapy for hypertension। याद रखिएगा कि इनिशियल जो थेरेपी जो है ये डाययूरेटिक है, और डाययूरेटिक में थायजाइड डाययूरेटिक यूज़ करते हैं सबसे पहले। JNC7 recommends initiating a therapy with the low dose, और लो डोज कितना है 12.5 मिलीग्राम। हाइड्रोक्लोरोथायजाइड इसकी एग्जाम्पल है, थायजाइड की, डाययूरेटिक की। 12.5 मिलीग्राम से शुरू करते हैं एंड इंक्रीजिंग द डोज इफ नेसेसरी एंड नॉट एक्सीडिंग 50 मिलीग्राम से ज़्यादा ना हो डोज, नॉट मोर देन 50 milligrams of hydrochlorothiazide. Then loop diuretic and high ceiling, that is these agents are indicated when patients are unable to tolerate thiazide, experience a loss of thiazide effectiveness, or have impaired renal functions। जब अगर ये थायराइड डायबिटिक जो है पेशेंट के लिए सही नहीं होती तो उसको फिर हम टू लूप डायबिटिक के तौर पे हम एक लेते हैं। लूप डायबिटिक इसकी फ्रोसेमाइड है, जिसके ब्रांड नेम लेक्सिस है, ये लेते हैं, इसको लूप डायबिटिक में आ जाती है ये। और क्लेस जो है 30 मिलीग्राम पर मिनट से है इसकी। एंड देन पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक आर indicated for patient in whom potassium loss is significant and supplementations is not feasible। ठीक है, इसमें जब फिजिबल ना हो सप्लीमेंटेशन एंड देन सिग्निफिकेंस लॉस ऑफ पोटेशियम हो, तो फिर हम इसको पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक यूज़ करते हैं। दिस एजेंट्स आर often used in the combination with the thiazide diuretic or because they potentiate the effects of the thiazide while the minimizing the potassium loss। तो कॉम्बिनेशन में भी हम दे देते हैं। और जैसे इसकी एक एग्जांपल है स्पायरोलेक्टेन और एल्डेक्टोन, ब्रांड नेम है इसका। देन बीटा एडरेnergic blockers or some blockers are the particularly effect in the patient with
rapid resting heart rate, and atrial fibrillations and tachycardia, or those compelling the indications such as the heart failures, the post-MI, myocardial infarction, and high coronary disease risk, and diabetic mellitus as described within the JNC 7 report. No blocker in the totally safe in the patient with bronchoasthmatic disease, that is asthma or chronic obstructive pulmonary disease, and simply COPD. सो इस कंडीशन में ये ब्लॉकर हम यूज़ नहीं करते इस टोटली नो ब्लॉकर इज टोटली सेफ इन द पेशेंट ये सेफ नहीं होती टोटली जो कि अस्थमा के पेशेंट या सीओपीडी के पेशेंट्स होंगे एंड डायबिटिक मेलाइटिस ब्लॉक में इसमें क्या है ब्लॉकर कैन ये ब्लॉकर जो है बीटा एल्टर्जिक ब्लॉकर्स हैं इनकी बात कर रहे हैं ब्लॉकर कैन मेक hypoglycemic symptoms such as tachycardia, so use caution in such patient. तो डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन के साथ वरना इसको यूज़ ना करें peripheral and adrenergic blockers. This group of the drug is available for the hypersensitivity patient who have not responded to initial antihypertensive therapy. For example, the pyrazosines and the dexazosines, and the brand name is Cardiora. ACE inhibitor. ACE stand for angiotensin converting enzyme inhibitors. GNC 7 recommendation have identified specific patients population that is have compelling indications such as the diabetic mellitus and post MI high coronary disease risk, coronary kidney disease, recurrent stroke prevention, and for which the ACE inhibitors are the indicated in the treatment of the hypertension or pre-hypertensions. For example, benazepril, that is an example. Lutein is and captopril, capotin, 12.5 to 25 milligram dose 3 times daily, and it is increased to a usually daily dose 25 to 100 milligrams. So two example इधर बताइए captopril और benazepril. AC inhibitor as the first line of the alternative for treatment the hypertension to patient unable to tolerate the thiazide and the beta blocker. अगर बीटा ब्लॉकर या डायरेटिक्स या थायराइड्स नहीं दी जा सक रही हो तो एसी इनहिबिटर ये बहुत अच्छी चॉइस होती है उसके लिए फिर एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर इन शॉर्ट ARB angiotensin receptor blocker. This class of drugs has been one of the fastest growing group of drug for the treatment of hypertension. Clinically, angiotensin receptor blocker appear to be equally effective for the treatment of hypertension as ACE inhibitors. इसकी एग्जाम्पल कौन सी है Valsartan, Deovan 82 320 milligram in once or two doses. This class of the drug work by blocking the binding of the angiotensin 2 to the angiotensin 2 receptors. Calcium channel blocker. The calcium channel blocker are the considered alternative drug for the initial treatment of the hypertension in select patient populations that are unable to take beta adrenergic receptor blocker, such as patients with high coronary disease, risk of diabetic mellitus, who also have bronchospasmatic disease. और इसके एग्जाम्पल है एम्लोडिफिन नॉर्वैक्स इसका ब्रांड है 2.5 to 10 milligram is one dose. एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे पहले जिक्र किया वो उसका जो है डायवोन है यहाँ पे हमने इसको दोबारा जिक्र कर दिया आप अगर जो है उसी के दूसरे इसमें किया तो उसको हटा के हटा दीजिएगा तो दूसरा दो बार देने की ज़रूरत नहीं है हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज क्या क्या हो सकती हैं अगर हाइपर यानी ये कह लीजिए कि कोई इमरजेंसी की सूरत में हाइपरटेंसिव कोई पेशेंट आता है
तो उस सूरत में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इज़ अ सीवियर एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। और इसमें हमने बताया था कि इसका मोर देन 180 मिलीमीटर मरकरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाए, या 110 मिलीमीटर मरकरी डायस्टोलिक हो जाए, क्योंकि हमने लास्ट कंडीशन की बताई थी, जिसमें हमने फ़ौरन ही जो है ट्रीटमेंट के लिए और डॉक्टर के पास और हॉस्पिटल में दिखाना है। दैट्स डिमांड्स आर रिडक्शन आइदर इमीडिएट विद इन द मिनट्स और प्रॉम्प्ट विद इन आवर्स टू प्रिवेंट और लिमिट टारगेट organ damage. If sudden increase in BP, then hospitalize the patient and give IV treatment. फ़ौरन IV ट्रीटमेंट करना है। इतना टाइम नहीं होगा कि टैबलेट दी जाए और उसको जो है फ़ौरन ट्रीट किया जाए। हाँ, सबलिंगुअल उसको दे दी जाए वो अलग बात, लेकिन IV ट्रीटमेंट किया जाएगा। और IV ट्रीटमेंट में वेज़ोडाइलेटर्स हैं। अब वेज़ोडाइलेटर्स में सबसे पहले इसमें सोडियम नाइट्रोपोसाइड, इसके 0.3 to 10 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट की तौर पे इसके ड्रिप में इसको लगाई जाती है IV इन्फ्यूजन के तौर पे। देन नाइट्रोग्लिसरीन is 5 to 200 microgram per minutes, 0.3 to 6 milligram per hours, you can say, as IV infusion. Third example is hydrolysine, that is 10 to 20 milligram IV or IM, intramuscular or intravenous, anyone. What recommendation for non-pharmacological, for pharmacological, and what you can say or explain the monitoring. Recommendation for non-pharmacologically is should be change the lifestyle modification. This is recommendation to the patient. Change the lifestyle modification or exercise, dash diet. This is summary for all the lecture. Dash diet or low sodium intake, low fatty food intake, and quit smoking. And what about the pharmacological? Angiotensin receptor blocker (ARB) is a safe option for the treatment as patient is suffering from recurrent coughing and URT infection. So we could not prescribe ACE inhibitors. Thiazide diuretic is not suggested because patient already have hypokalemia, that's reduce of kalemia, potassium, which can be severe by thiazide diuretic. ARB must be given in low dose initially. There is some precautions for ARB or ACE inhibitors. And what monitoring? Monthly follow up, then regular monitor of blood pressure, and check the potassium, sodium, potassium, BUN, and serum creatinine must be checked on every visit. So that is a lecture about the hypertension, and you can make one of the case study अबाउट द हाइपरटेंशन। केस स्टडी कैसे बनाना है, जैसे असाइनमेंट में मैंने तो एक एक केस स्टडी आपको बताया है। केस स्टडी अब इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, ज़रा सोच के रखें, बता के रखें, ये आपका होमवर्क है कि भाई एक पेशेंट था हाइपरटेंशन का था, इसको इसको ये कितना इसको ब्लड प्रेशर था, कब ये पेशेंट एडमिट हुआ, उसको क्या क्या मेडिकेशन दी गई, वो मेडिकेशन में उसको क्या कॉम्प्लिकेशन हुई, क्या मेडिकेशन में चेंजेस किए, उसको क्या एडवाइसेस की गई, उसके क्या क्या टेस्ट किए गए, और ये एक तरह के कंपाइल करके एक तरह का एक 1 या 2 पेजेस का, या शॉर्ट में भी कभी कभी हम कभी एग्जाम भी बताएंगे भी, तो ये केस स्टडी हो जाती है। केस स्टडी से क्या होता है कि आप जो है एक पेशेंट को क्लिनिकली तौर पे आप बता सकते हैं कि उसको उसको हमने किस तरह ट्रीट किया गया, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके कि फार्माकोलॉजिकली अभी देख लिया आपने इसको, डिजीज़ को भी लिख लिया, इसको इसकी डिजीज़ की के बारे में हमने इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें देख ली, और उसका ट्रीटमेंट और उसका लाइफस्टाइल और सजेशन कॉजेज़। अब अगर आप एक केस स्टडी भी इसमें दे देते हैं, तो केस स्टडी में ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, चलो ठीक नहीं कि मैं एग्ज़ाम में तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए ये है कि उसमें एक पेज इसकी डिजीज़ को लिख के बताइए कोई केस स्टडी क्या है। ठीक है, हर एक डिजीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी केस स्टडी एक एक अपनी रफली बना के रखें माइंड पे, और इसको साथ में अटैच करिए।
बहुत शुक्रिया आपका जी, साथ रहने का और डिसीज़ को ज़रा सुनने का। ये चैनल जो है ये लेक्चर मैं यूट्यूब में भी अपलोड करता हूँ, तो उसको ज़रा सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और ये क्या कह रहे हैं, ये भी करिए। ये तो अभी चल नहीं रहा, लेकिन इसमें क्या चीज़ है, इसमें बताते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक करिए, इसको बेल इसमें दबाइए ताकि इसमें पता चले कि आप ये लेक्चर सुन रहे हैं और आपने लेक्चर को पूरा का पूरा पढ़ लिया है। ठीक है जी। अब जो है हम क्या करते हैं कि अगले लेक्चर की तरफ जाते हैं, और उसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। इसको हमने लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। थैंक यू।